So React, styling React using CSS. So there are many ways to style React with CSS. We will take a closer look of three common ways. So first is inline, second is CSS style sheet, and third is CSS module. So to style an element with the inline style attribute, the value must be a JavaScript object. तो यानी कि आप यहाँ लिखेंगे स्टाइल इक्वल टू एक्सप्रेशन में आपने लिखना है, यानी कि कलर, और आप कलर में डैश का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे कॉलन, जैसे हम लोग लिखते हैं ना प्रॉपर्टी जो डिफाइन करते हैं एरे ऑब्जेक्ट, उस तरह से। तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी आ जाएगी रेड कलर, आपका वर्क करेगा। सो इन JSX जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन आर रिटन इनसाइड करली ब्रेसेस, ठीक है। तो हमने डबल करली ब्रेसेस इसीलिए यूज़ किया पर, एंड सिंस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ऑल्सो यूज करली ब्रेसेस, द स्टाइलिंग इन द एग्जाम्पल ऑफ इज रिटन इनसाइड टू सेट्स ऑफ करली ब्रेसेस, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन यानी कि मुझे लिखना हो 2+2, तो 4 किस में आएगा, एक्सप्रेशन में अगर हम लोग लिखेंगे तो फर्स्ट हो गया उस पार्ट के लिए, और सेकेंड वाला पार्ट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट मोड में लिखने के लिए, इसके लिए। तो अगर इसको आप ट्राई करके देखो तो ये वर्क करेगा। ये जैसे हमारा ऑलरेडी यहाँ पर खुला होगा, मैं इस पर ट्राई कर देता हूँ। ये रहा अपना होम, और होम में हमने यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे कि वेलकम पेज, कहाँ पर लिखा है, नीचे कहाँ है, अच्छा हमने ये। तो चलिए इसको हम लोग चेंज करके देखते हैं, लिखेंगे स्टाइल, कैप्स लॉक ऑफ रखिए, और यहाँ जाके अपने डिफाइन करना है कलर रेड, और जैसे आप डबल कोट लगाओगे क्या लिखा रहा है, कंपाइल सक्सेसफुल। चेक करके देखेंगे वेब ब्राउज़र में जो हमारा प्रीवियस एग्जांपल है, तो ये आपका इनलाइन CSS से चेंज हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टाइल इक्वल टू डबल कोट में आपको क्या दिखाई देगा, कलर रेड, जबकि हमने डबल कोट का इस्तेमाल ही नहीं किया है ना, हमने ये पूरा पार्ट इस तरह से डिफाइन किया है। आउटपुट ऑटोमेटिकली जब वो कंपाइल होता है उसको रेंडर उसी में करेगा जो नॉर्मल हमारा HTML में रेंडर होती हैं चीज़ें। हाँ तब भी इसमें लिखोगे। तो कैमल केस प्रॉपर्टी नेम, अब मान लो जैसे आ गया बैकग्राउंड कलर, तो क्या लिखते हैं नॉर्मली बैकग्राउंड डैश कलर। तो ये हमें जावास्क्रिप्ट से ही पता है कि स्टाइल की जितनी भी चीज़ें आती हैं वो कैमल केस में चलती हैं। तो आप यहाँ पर डैश का इस्तेमाल नहीं करेंगे, C कैपिटल बनाएंगे तो आपका वर्क कर जाएगा। तो जैसे कि हम इसी को चेंज कर देते हैं, कंपाइल सक्सेसफुली, ठीक है। तो एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर हमारा चेंज हो गया इसमें। नेक्स्ट अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट मोड में अगर हमें काम करना हो वो कैसे होगा। सो यहाँ पर आप क्या करोगे, जो भी क्लास का नेम रखना है वो अपना एक वेरिएबल बना लो, जैसे कांस्टेंट माई स्टाइल, और यहाँ पर आप एक साथ माई स्टाइल के अंदर सारी चीज़ें डिफाइन करते जाओ। जैसे हम लोग बनाते हैं पर्सन ऑब्जेक्ट, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसकी एज, उसका लोकेशन, उसी तरह से CSS में लोग जितनी चीज़ें लगाते हैं एक एलिमेंट के ऊपर, जो जो रिक्वायर्ड हो आपके सिनेरियो के अकॉर्डिंग, वो आप इस तरह से डिफाइन करोगे। कलर, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग, फॉन्ट फैमिली, बस अब सिंगल कोट में आप माई स्टाइल को कॉल करा दोगे स्टाइल के अंदर, वर्क करेगा, ठीक है। चला के देखते हैं। रिटर्न के बाहर लिखना है और यहाँ लाके कॉल कराना है। कंपाइल सक्सेसफुल, चेक करेंगे आउटपुट में सारी चीज़ें काम कर रही हैं। क्या क्या सेट किया हम लोगों ने, कलर टेक्स्ट का ग्रीन, बैकग्राउंड कलर रेड होगा, पैडिंग 10 होगा, फॉन्ट फैमिली एरियल होगा इसके अंदर। तो इस तरह से डिफाइन करनी सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। अब बात करते हैं CSS स्टाइल शीट के फॉर्म में, तो वो ऑलरेडी आपको मैं सिखा चुका हूँ। आपने क्या करना है, एक एक्सटर्नल फाइल बनानी है .css, जो भी कंपोनेंट का नेम है, उसमें अपना जो एलिमेंट या जैसे आप क्लास बनाते हो उससे वही यूज़ करना है, और बस उसको ला के आपने इम्पोर्ट कराना है, ठीक है। सो यू कैन कॉल द फाइल वट एवर यू लाइक, जस्ट रिमेंबर द करेक्ट फाइल एक्सटेंशन। CSS के लिए एक्सटेंशन इज़ मैंडेटरी, बट किसी कंपोनेंट को जब हम लोग कॉल कराते हैं एक्सटेंशन लगाओ मत लगाओ वर्क करता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें कौन सी फाइल अपने पास, index.js, तो क्या हमने किसी फाइल का कोई कंपोनेंट का एक्सटेंशन लिखा हुआ है,
नहीं लिखा, बट अगर मैं लिख भी दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो लिख दिया लेआउट डॉट जेएस, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी क्या लिखा रहा है, सक्सेसफुल। ठीक है, तो आपको टाइप बताने की ज़रूरत होती नहीं है, बट सीएसएस के केस में ध्यान रखना, ये आपको बताना होगा। अब बात करते हैं मॉड्यूल की। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो क्लियर है ना। ठीक है, मॉड्यूल में क्या होगा, अनदर वे ऑफ एडिंग स्टाइल टू योर एप्लीकेशन इज टू यूज CSS मॉड्यूल. So CSS module are convenient for components that are placed in separate files. So CSS inside a module is available only for the component that imported it. यानी कि जिसमें वो हमने कॉल किया होगा सिर्फ उसी पर इफेक्टिव होगा. And you do not have to worry about name conflicts. ठीक है, so यहाँ पर हम लोग जैसे एक CSS मॉड्यूल बना रहे हैं, तो जो भी आप फाइल का नेम रखेंगे उसमें लिखना है डॉट मॉड्यूल डॉट CSS. जैसे कि हमारी फाइल का नेम क्या, माई स्टाइल, क्या लिखेंगे, डॉट मॉड्यूल .css. So create a new file called mystyle.module.css and insert some code in it. तो जैसे कि नॉर्मली इसके अंदर कोडिंग चलेगा, उसके लिए कुछ अलग नहीं करना है आपने. ठीक है, उसके बाद जब आप इसको कॉल कराएंगे तो आपने कॉल कराते हुए ध्यान रखना है, प्रॉपर उसको बताना है mystyle.module.css. और अब जो आपकी ब्लू की क्लास है वो सिंपली उसी तरह से कॉल होगी. बस क्या लिखेंगे आगे, स्टाइल्स. तो स्टाइल्स ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा इस चीज़ को कि हम कौन सी क्लास इस पर बाइंड करना चाह रहे हैं. तो चलो ट्राई करके देखते हैं. कॉपी, और यहाँ पर आप एक फाइल बना लो, सोर्स के अंदर जाके पेजेस बना देते हैं, एक न्यू फाइल बना देते हैं. ये इसका नेम है mystyle.module.css, और ये कुछ इसकी एक प्रॉपर्टी है जो हम इसको यहाँ पर ऑफर कर देते हैं. अब जिसमें भी इसको लगाना चाहो, जैसे कि इस फाइल की अगर बात की जाए तो यहाँ लाके इसको आप कॉल करा दो. ये इसका सिंटैक्स आ गया. ठीक है, अब जहाँ पर आप इसको कॉल करना चाह रहे हो, इसका हमने जो नेम रखा है अपने मॉड्यूल के अंदर वो क्या है, ब्लू. तो यहाँ पर आपको जाकर लिखना है स्टाइल्स डॉट ब्लू. सेव करेंगे, कंपाइल सक्सेसफुली रिटर्न आ रहा है हमें. यहाँ जाके चेक करेंगे, रिफ्रेश, कहीं पर हमने कुछ गलती की, जरा एक बार चेक कीजिए. स्टाइल्स मैच है ब्लू. एक बार यहाँ जरा चेक कर लीजिए. नहीं, mystyle.module.css. एक बार मैच कर लो, कंपाइल सक्सेसफुल. एरर कोई नहीं है, लेकिन काम क्यों नहीं किया इसने, एक बार ज़रा F12 ओपन करो, कंसोल, सॉरी F11 प्रेस हो गया. इनवैलिड डोम क्लास, डिड यू मीन क्लास नेम, हाँ ये गलत है ना, यहाँ पर क्लास लिखना है हमें. अब चला आगे. तो एरर आपको यहाँ पर नीचे दिखा देगा कि क्या प्रॉब्लम आई है उसके अंदर. ठीक है, तो इस तरह से आप लिखोगे क्लास नेम और जो भी आपका स्टाइल आपने बनाया हुआ. अब देखो हमने इसको स्टाइल्स के नाम से इसको कॉल किया था इसके अंदर, तो आपको स्टाइल्स ही लिखना है. नाम कुछ भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि स्टाइल रखना है. बस अपनी क्लास का नेम डॉट करके बताओ, वर्क करेगा इसके अंदर. ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके हैं आपके काम करने के. तो CSS बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको जो अप्रोच देता है कि जो इसके डिफ़ॉल्ट एग्जांपल आपको मिलेगा हमेशा .css वाला मिलेगा. ठीक है, तो .css वाले से भी आप काम कर सकते हो, मॉड्यूल से भी आप काम करा सकते हैं, इंटरनल से भी करा सकते हो और ऑब्जेक्ट से भी करा सकते हैं. सारे तरीके हैं. ठीक है, अब बाहर बनाने का फ़ायदा क्या है और अंदर रखने का फ़ायदा क्या है. अगर अंदर रखोगे तो वो पर्टिकुलर फाइल के लिए हो गया, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है ना इंटरनल CSS. अब क्लाइंट कहता है चेंज करो, सब में करना पड़ेगा जा जाके. तो मैंने क्या बोला, कंपोनेंट हमेशा कहाँ के मैच कॉल होता है, सब एक जगह मिलते हैं इंडेक्स के अंदर. इंडेक्स डॉट जो हमारा JS है
तो सारी कोडिंग इंडेक्स में कर लो। तो जब भी एलिमेंट आपका फैच होगा, कंपोनेंट का रेफरेंस उसको क्लास दो, ऑटोमेटिकली वर्क करता रहेगा। ठीक है, तो आपको ये 10 फाइलें अलग अलग बनाने की ज़रूरत होती नहीं है कि भी हम लोग यहाँ पर अलग बना रहे हैं, यहाँ पर इस हर एक कंपोनेंट के अलग अलग। सीधे आप इंडेक्स डॉट जेएस को, सॉरी सीएसएस को यहाँ आके बता दो, क्योंकि अगर ऐप में कोड करो तो ऐप किस में कॉल होगा, इंडेक्स में कॉल होगा कि अगेन, तो भी आपका काम अपने आप हो जाएगा। या फिर ऐप को टारगेट कर लो। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले करके दिखाया हुआ है स्टार्टिंग में, नहीं यकीन तो दोबारा से करके देख लेते हैं। ये जो भी आपने यहाँ पर कोड भी किया है, ये ब्लू वाला, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से होम फाइल से मॉड्यूल को हटा देता हूँ, और हम लोग यहाँ पे जाके क्लास नेम क्या लिख देंगे, ओनली ब्लू। इस तरह से लिख दिया, कंपाइल सक्सेसफुल। अब ब्लू की अगर कहीं कोई क्लास ही नहीं होगी तो ये काम ही नहीं करेगा, है ना, नहीं आ रहा ना कलर। बस अब मॉड्यूल से ये उठाओ, किसको दे दोगे, ठीक है, यहाँ पर मैं डाला। अब यहाँ पर लगाने से खाली काम होगा नहीं, इसके बाद आपको ये भी चेक करना है कि आपकी जो फाइल है उसमें सीएसएस होनी भी चाहिए। नहीं है ना इसमें, कोई बात नहीं, इंडेक्स वाली जेएस में जाके डाल दो। क्या नाम रखा हमने, इंडेक्स डॉट सीएसएस। आ गया। तो हमने कंपोनेंट के अंदर कॉल नहीं किया है, कौन सा में, होम के अंदर हमने इंडेक्स वाले कंपोनेंट में सीएसएस को कॉल कराया हुआ है। यानी कि एक ही जगह से पूरा प्रोजेक्ट आप हैंडल कर सकते हो। तो 10 जगह अलग अलग रिक्वायरमेंट है तो चलाओ, नहीं तो एक ही जगह पर काम करो, ठीक है। तो ये जो होता है अपना, इसको हम अपनी लैंग्वेज में समझे तो ये एक्सटर्नल सीएसएस है, सारे कंपोनेंट का एक ही जगह से, बस आप नाम सही बताना वहाँ पर। अब देखो, होम को आप यहाँ पर प्रीव्यू तो कर नहीं सकते इसी जगह पर, आउटपुट तो देखने यहीं आओगे, स्टाइल अपने आप हो जाएगा, है ना। तो रिक्वेस्ट कम हो जाएंगी जब आपका प्रोजेक्ट चलेगा। जब रिक्वेस्ट करोगे तो इंडेक्स डॉट सी एस एस, इंडेक्स डॉट जे एस, होम डॉट सी एस एस, होम डॉट जे एस, ऐप डॉट सी एस एस, ऐप डॉट जे एस, तो रिक्वेस्ट क्या होगी, कम होगी ना। तो एक रिक्वेस्ट में तुम्हारा काम हो जाएगा, इससे और फास्ट हो जाएगी एप्लीकेशन। तो एक और प्रॉपर्टी आपको मिलती है विच इज सैस स्टाइलिंग, इसकी बात करते हैं। तो सैस क्या है, जैसा आप लोगों ने देखा होगा जब लोग सी एस एस सीखे तो हमने रूट पर कुछ हमने कोड करना सीखा था, वेरिएबल बना के, है ना। तो वैसे ही इसमें भी वेरिएबल आपके बनते हैं। यानी कि जो सी एस एस है, अगर आप गूगल का जो वो होता है ना लाइट हाउस, जिसको बोलते हैं पेज स्पीड, तो गूगल का पेज स्पीड ये कहता है कि ज़्यादा सी एस एस भी वेबसाइट को स्लो करती है। तो उसको कैसे डील करोगे आप, तो उसी को डील करने के लिए बड़ी जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसमें सैस का यूज़ होता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो कुछ दिखाता हूँ। बूटस्ट्रैप पढ़ा है ना हम लोगों ने, ज़रा बूटस्ट्रैप में आओ। बूटस्ट्रैप में जब आप आते हो तो आप यहाँ से कोई भी कंपोनेंट उठाओ, एग्जाम्पल के लिए कार्ड ले लेते हैं। जब आप यहाँ ध्यान से देखते हो तो क्या लिखा आता है, सी एस एस वेरिएबल्स, सैस वेरिएबल्स। सैस में जब आप आते हो सारी कोडिंग कुछ इस तरह से होती है। हमने आज तक यूज़ नहीं की तो हमें पता ही नहीं कैसे चलती है, क्या है, बहुत ही आसान है, यही सीख जाओगे। चलो क्या करना है, तो रिएक्ट में बाय डिफ़ॉल्ट सैस होता नहीं है, तो आपको डालना पड़ेगा। तो npm इंस्टॉल सैस आपको करना पड़ेगा। फुल फॉर्म क्या है, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, देखो सास, सैस, लेस, 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। सास, सैस, लेस, 3 चीज़ें दिखाता हूँ।
आपकी लैब चेंज होने की बात चल रही है, तो शायद ना अगले कुछ दिनों में आपकी सुमेंद्र सर के अपोजिट साइड वाली लैब हो जाएगी, ठीक है। इससे तो बहुत छोटी है। वैसे मैंने उनको बोला है कि अगर लैब चेंज होता है तो स्क्रीन भी चेंज कर दी जाए, बाकी देखते हैं क्या होता है। क्योंकि जब मैं आपको ऊपर से नीचे ले गया था तो मैंने टीवी अलग से ऑर्डर कर दिया था इसके लिए, तभी ये चेंज हुआ था। चलिए, तो यहाँ से एक न्यू बनाते हैं। तो दिखाई दे रहे हैं सी एस एस, लैस, सैस, सास, तीनों है ना यहाँ पर। तो ये कोई आज की चीज़ नहीं है, बहुत पुरानी है, ठीक है। तो कई बार जब आप लिंक्डइन पर या किसी प्लेटफॉर्म पर जब जॉब फाइंड आउट करोगे इंडीड वगैरह में, तो वहाँ पे लिखा होगा सास बेस्ड डेवलपर चाहिए, तो यानी कि वो इसी की बात हो रही होती है, ठीक है। है ना, 2006, यानी कि जब सी एस एस थ्री भी नहीं आया था तब आई थी ये चीज़। लेकिन अब पॉइंट ये आता है, हमने आज तक क्यों नहीं सीखी और अब क्यों सीख रहे हैं हम लोग। तो ध्यान रखना, जब आप रिएक्ट की बात करते हो, जहाँ पर स्पीड की बात करते हो, तो वहाँ पर सब चीज़ें बदलती हैं, समझ गए ना। तो भाई सी एस एस हमें आता है, हम सी एस एस फेमिलियर है, तो आप यहाँ पर यूज़ अभी सी एस एस ही करोगे, लेकिन सास के फॉर्म में करोगे, प्रॉपर्टीज़ वही चलेंगी। यानी कि अब अभी क्या होता है, जैसे आप लिखते हो ना फॉन्ट फैमिली, तो फैमिली में जाके आप लिख के आते हो फैमिली, अब फैमिली का भी वेरिएबल बनेगा। फॉन्ट साइज़, तो साइज़ का भी वेरिएबल बनेगा। कलर का वेरिएबल मैंने आपको पहले बनाना सिखाया, रूट पे लिख के हम लोग करते हैं, जिससे अपडेशन आसान हो जाता है। तो ये क्या होता है, प्री प्रोसेस होके आता है पहले से ही। तो यानी कि आपका सीधे आउटपुट मिलेगा, ये नहीं कि डोम आके पहले उसको अंडरस्टैंड करेगा चीज़ों को कि भाई आप कहना क्या चाह रहे हो। वो स्टाइल बनाने में टाइम नहीं लगाएगा। जैसे आपका देखते हो फ्लिपकार्ट चलाते हैं, इंस्टेंट आता है, बाकी वेबसाइट थोड़ा सा लोडिंग लेती है फिर आती हैं, यानी वो उतनी देर में डेटा पढ़ा जाता है। हम कहते हैं पहले से पढ़ के आओ, इसलिए सैस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आज की नहीं है, बहुत पुरानी चीज़ है, लेकिन रिएक्ट, एंगुलर, व्यू में सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी। तो चलो इधर हम लोग ज़रा समझते हैं इसको कैसे कैसे इसको चलाना है। यहाँ तक इसको बंद करो, इसका काम खत्म हुआ। तो सास फाइल आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर एंड सेंड सी एस एस टू द ब्राउज़र। तो जब हमने पी एच पी पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, पी एच पी भी एक हमारी सर्वर साइड लैंग्वेज है, यानी कि अगर पी एच पी में एच टी एम एल आपने कोई लिखी तो सीधा आउटपुट मिलेगा, पी एच पी कोड कंट्रोल यू करके नहीं दिखता, यही होता है ना। लेकिन क्लाइंट साइड जो लैंग्वेज होती है, एच टी एम एल, सी एस एस, जावा स्क्रिप्ट, जे क्वेरी, बूट से, ये सब क्या है, क्लाइंट साइड है। यानी कि इसको जब रिक्वेस्ट करते हो इससे बने हुए किसी प्रोजेक्ट को, तो ब्राउज़र उसको पढ़ता है, जिससे प्रोजेक्ट क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। अब उसी को फास्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करें, सास का। यानी कि ये फाइल सर्वर से ही रीड करके अपने आप सीधा आउटपुट देगी आपको। तो ध्यान रखना है कि आप आसान रास्ता मत चूज़ किसी का, जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा तो इसी से ही हमने अपना पूरा स्टाइल करना है पेज। तो आपका प्रोजेक्ट एकदम ऐसे खुलेगा जैसे आप फ्लिपकार्ट चलाते हो, पता ही नहीं लगा कुछ पढ़ा इसने नहीं पढ़ा, सीधे उधर लोडिंग चल रही है, इधर जबकि साथ साथ डेटा भी दिखाई दे रहा है। दोबारा देखो, जैसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, देखो लोडिंग अलग चल रही होगी लेकिन डेटा सीधे आ रहा होगा। तो ये ऐसा क्यों फील होता है, जैसे पहले से मेरे पास सब कुछ रखा हुआ है, क्योंकि सीधे सर्वर पर रिक्वेस्ट किया, आ गया डेटा। यानी कि देखो फ्लिपकार्ट ने गेम क्या खेला, उसने सिर्फ इतना ही पेज का लोड कंसिडर कराया। वो कहता है कि आगे जब यूज़र स्क्रॉल करेगा, जैसे मैं अभी यहाँ पर क्या करता हूँ, दिखाने के लिए कुछ दिखाता हूँ आपको। हम जाके इसकी जावास्क्रिप्ट बंद कर देते हैं। कहाँ चलेंगे, यहाँ सर्च कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट। ये रिएक्ट है ना, तो इसी वजह से अब देखना,
ये हमने कर दी जावास्क्रिप्ट बंद। अब ज़रा रिलोड करो तो देखो इमेज की क्वालिटी ख़राब हो गई, ख़राब हो गई ना क्वालिटी। अब आप अगर नीचे जाओगे, है ना, तो बहुत चालाकी से काम किया फ्लिपकार्ट ने पेज को लाइट बनाने के लिए। पेज है तो बहुत लंबा, लेकिन रिक्वेस्ट पर आता है। जैसे इंस्टाग्राम आप स्क्रॉल करते हो ना, ऊपर गए तो नई की रिक्वेस्ट बन गई, अब रिक्वेस्ट नहीं बन रही, रुक गया देखो यहाँ पर, है ना। इसका तो कोई लोड ही नहीं क्योंकि टेक्स्ट है। जो डेटा डायनामिकली फैच हो रहा है उसका लोड है। तो जैसे ही मैं जावास्क्रिप्ट चालू कर दूंगा ना इसकी, अभी देखो कुछ भी नहीं काम कर रहा, ना तो स्लाइड चलेंगी, ना ही यहाँ पर ड्रॉप डाउन खोलेंगे, कोई भी कुछ नहीं चल रहा ना। ये सी एस एस का ड्रॉप डाउन चल गया, ये सी एस एस का ड्रॉप डाउन चल गया, ये वाले नहीं चल रहे क्योंकि ये डायनामिक है। पीछे डेटा बढ़ता है घटता है उसके हिसाब से चलता है। जैसे ही खोलोगे जावास्क्रिप्ट दोबारा से, ये देखो एकदम से सही हो जाएगा। चालू हो गया, डेटा भी स्क्रॉल होने लग गया। और जैसे ही मैं नीचे गया देखो डेटा आया, फिर नीचे जाएंगे फिर डेटा आ गया, ऐसे। तो इसीलिए फ्लिपकार्ट इतना क्विक खुलता है। अब जैसे अमेजोन को अगर आप रिक्वेस्ट करोगे, अच्छा ये इनकॉग्निटो में ड्रामा ही करता है कि ये कहता है भी ब्राउज़र से चलाओ, ठीक है, खुलता है अमेजोन भी जल्दी है। लेकिन अमेजोन ने यहाँ पर दूसरा गेम लगा, कहते हैं हम इतनी हाई फाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते, सिंपल में काम करेंगे, चीज़ें बनाओ खिचड़ी जैसी और डेटा आता रहेगा अपना, है ना। तो उन्होंने इतना पार्ट इंटरेक्टिव बनाया। तो इन्होंने ज़्यादा स्टाइलिंग का इस्तेमाल क्यों नहीं करा, इसी वजह। इनका जो टेक्स्ट भी लिखा है ना वो भी इमेज है, ये देख रहे हो, ये भी इमेज ही है। कह रहे मत लिखो क्योंकि इमेज जल्दी लोड होगी। अब टेक्स्ट इमेज रख देंगे तो ब्राउज़र को आप पढ़ने का ज़्यादा मौका दे रहे हो, क्यों देना, इमेज है तो इमेज में पढ़ो, ये सब खत्म करो। तो इनकी स्ट्रैटेजी अपनी अलग है, ये कम खर्चे में अपना बढ़िया चला दें। प्लस इनकी स्पीड जो है, अपना खुद का सर्वर हो गया AWS, अमेजॉन वेब सर्विसेज, है ना। तो इन्होंने अपने लिए सबसे फास्ट सर्वर यूज़ किया हुआ है। इसी वजह से ये ना हमेशा फ्लिपकार्ट से जीत जाते हैं रफ्तार में, है ना। फ्लिपकार्ट टेक्नोलॉजी लगा के चल रहा है, ये कह रहे हैं आसान में काम करेंगे। 2004-5 की कोडिंग चल रही है अभी भी अमेजोन में, आज तक इन्होंने चीज़ें हटाई नहीं है। जो 2008 में W3 ने बोल दिया हटा दो, वो भी चल रहा है अभी तक। जैसे दिखाया था ना स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्टलेस जावास्क्रिप्ट, अभी भी चला रहा है। तो फ्लिपकार्ट ठहरा इंडियन, ठीक है, मतलब वैसे तो टेक ओवर बाहर की कंपनी ने कर लिया वॉलमार्ट ने, बट क्या है कि उसको डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि ताकि वो मिनिमल रिसोर्स में मैक्सिमम आउटपुट दे पाए। मतलब हाईली स्केलेबल है, मतलब कि सेल आ जाए जो मर जाए ना, टेंशन नहीं है। अमेजोन का क्या सिस्टम है कि उनका सर्वर जो है वो स्केलेबल है, प्रोजेक्ट तो नहीं लेकिन सर्वर स्केलेबल है। वो कहते हैं कितना भी लोड आए, जो हार्डवेयर रिसोर्स है अपना आप ऐड कर लेता है, रैम को, हार्ड ड्राइव को, बैंडविड्थ अपना बढ़ा लेता है, खुद स्केल हो जाता है। फ्लिपकार्ट ने भी ये किया हुआ है, लेकिन फ्लिपकार्ट कहता है डिज़ाइन को लाइट बनाओ, क्योंकि जिसकी वेबसाइट फास्ट होगी वही एसईओ में जीतेगी। तो जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर सर्च मारो, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो फ्लिपकार्ट आ गया। उसके बाद कौन है, स्पीड, यानी कि सर्वर तेज़ है, ठीक है, खुलने की रफ्तार भी तो तेज़ चाहिए, है ना। क्योंकि मैंने आपको जब शायद वो पढ़ा दिया ना गूगल एड्स वगैरह, तो ये तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया ना कि ऊपर कौन आता है, जिसकी रफ्तार फास्ट होगी, ठीक है, ऑप्टिमाइज होगी वेबसाइट, वही सारा गेम है। तो यानी कि अगर फ्लिपकार्ट अगर गूगल ऐड में उतर जाए ना, कोई बीट नहीं कर पाएगा इसका। बट वो कहते हैं हमें ज़रूरत नहीं, हमारी डाउनलोड इतने ज़्यादा हैं जिसका जवाब नहीं। अमेजोन ने डाउनलोड बढ़ाने के लिए क्या करा, उसने 1000 रुपये की लॉलीपॉप पकड़ाओ सबको, अमेजोन प्राइम, ठीक है, अपने आप डाउनलोड बढ़ जाएंगे। तो उसका अपना अलग गेम है। फ्लिपकार्ट तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं सेल करता ना, मैं, उसका अपना अलग सिस्टम है। कहता है टेक्नोलॉजी पे काम बाद में करेंगे, पहले इस पे काम करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्वायर करो। तो उनका सिस्टम ऐसे काम करता है। चलो तो अब आते हैं वेरिएबल्स को ज़रा समझने के लिए, कैसे कैसे इसमें काम करना है। तो सबसे पहले कैन आई यूज सास, तो आपको क्या करना है, इफ़ यू यूज़ द क्रिएट रिएक्ट ऐप इन योर प्रोजेक्ट यू कैन ईजिली इंस्टॉल एंड यूज सास इन योर रिएक्ट प्रोजेक्ट। क्या करना है, इंस्टॉल सास बाय रनिंग दिस कमांड इन योर टर्मिनल, npm इंस्टॉल सास। कॉपी करेंगे इस कमांड को, यहाँ जाएंगे, सर्वर को बंद करेंगे या फिर नया टर्मिनल लॉन्च कर लो।
बट मैं नया नहीं करूँगा, इसी को डालूँगा और यहाँ से एंटर। नेट कनेक्ट होना चाहिए, फटाफट से इंस्टॉल हो जाएगा। हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक फाइल बनाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं सास, लेकिन सैस में फाइल को बुक करना है, यानी कि ए नहीं लिखना है, फाइल का एक्सटेंशन सी पर चलता है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक फाइल बनाओगे। अब हमने क्या लिखा, वेरिएबल माई कलर, क्या लिखा हमने इसको, वैल्यू रेड। तो कलर में आप माई कलर को डालोगे इस तरह से। तो यानी कि वेरिएबल बनाने का जो इसमें तरीका है वो डॉलर से है। जो CSS में वेरिएबल बनता है वो 2 टाइम हाइफन से डिक्लेयर होता है, यहाँ पर वेरिएबल डॉलर से चलेगा। अब जरा यहाँ के देखते हैं, क्या यही है ना, है ना, डॉलर चल रहा है ना। तो यहाँ देखो वेरिएबल के अंदर भी वेरिएबल चल रहे हैं, देख रहे हो। बूटस्ट्रैप ने कंपटीशन में बने रहने के लिए, अपने आप को फास्ट बनाने के लिए क्या किया, उसने भी वेरिएबल्स का ही इस्तेमाल किया, है ना। और उसके अंदर वेरिएबल को भी वेरिएबल से डेटा दिया, यानी कि इतना डायनामिक बनाया इन्होंने, कोई किसी भी तरह से कंपटीशन से बाहर ना हो जाए। क्योंकि डेवलपर्स बूटस्ट्रैप को हेट करते हैं क्योंकि ये स्लो करता है प्रोजेक्ट को। तो कहते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं, एक नया बनाएंगे, ठीक है। तो जो वेबसाइट बना रहे हैं सिंपल वाली भी, वो चाहते हैं प्रोजेक्ट फास्ट चले, तो उनके लिए सैस भी अवेलेबल है, और रिएक्ट के लिए तो डेडिकेटेड मैंने आपको दिखाई रखा है ना, रिएक्ट बूटस्ट्रैप, ये अपने पास डेडिकेटेड अलग से ऑलरेडी है ही। तो यहाँ तो हाईली ऑप्टिमाइजेशन पहले से ही चल रहा है। क्या कोई क्लास दिखती है यहाँ पर तुम्हें, ज़रा ध्यान से देखना, नहीं है ना, है ही नहीं, सीधे कहा कोई क्लास नहीं, कोई क्लास नेम नहीं, डायरेक्ट। इसलिए मैंने बोला था कि अगर कोई प्रोजेक्ट बनेगा बूटस्ट्रैप से तो नॉर्मल वाली चला सकते हैं, लेकिन चलाना नहीं है, इसको चलाना है। तो ये सुपर फास्ट है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली मार्केट के अंदर बने रहने के लिए टफ कंपटीशन। तो बूटस्ट्रैप को पता है कि भाई मेरे पास जो मार्केट है रिस्पॉन्सिव का, उसका 80% मेरे पास है। इसका मार्केट को टक्कर देने कौन आया, टेलविंड, नाम सुन रखा है हम सबने, है ना। टेलविंड भी यही काम करता है सेम। तो टेलविंड एक तरह से कह सकते हो कि आज के हाईली स्केलेबल प्रोजेक्ट में बूटस्ट्रैप का रिप्लेसमेंट है। लेकिन टेलविंड फ्री नहीं है पूरी तरीके से, अगर नोटिस करोगे उसमें प्राइसिंग दी हुई है, अगर उसके अच्छे मॉड्यूल आपने यूज़ करने। लेकिन बूटस्ट्रैप कम्प्लीटली फ्री है। बूटस्ट्रैप ये कहता है कि हाँ मेरे जो बने हुए एग्जाम्पल्स हैं उसको आपको ख़रीदना पड़ता है कई बार। जैसे आप यहाँ गए, आप कहते भी मुझे डैशबोर्ड अच्छा लग रहा है, $49 पे करूँ ना, देता हूँ। नहीं खोल के देखा था ना मैंने आज तक, देखो सब इसके पास बना हुआ है। कहाँ से खोला हमने, यहीं से, थीम। तो कहता हमने सब बना के रखा, बस तुम बताओ क्या चाहिए, बस उतने पैसे पे करो, सब इसको $49 में आपको मिल जाएंगे, है ना। वेबसाइट सब इसके पास। और अगर इससे लोगे तो इसकी बहुत फास्ट चलेगी प्रोजेक्ट, क्योंकि इन्होंने सारा प्रोजेक्ट जो चलाया वो किस पे चलाया, सैस पे चलाया हुआ है, ठीक है। चलिए अब किसी कंपोनेंट को हम जरा प्रीव्यू करके देखते हैं। पर जैसे देख रहे हो सब क्लास लगी यहाँ पर, तो किसी की फंक्शन देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अकॉर्डियन, ये हमारा अकॉर्डियन है ना, इंस्पेक्ट तो कर ही सकते हैं। चलो अंदर क्या दिखते हैं सारे, क्या कोई प्रॉपर्टी दिख रही है तुम्हें, सारे क्या है, वेरिएबल, है ना, सब वेरिएबल है टोटल। तो इसलिए बूटस्ट्रैप सबसे ज़्यादा यूज़ में है। टेलविंड अगर आप वेब एप्लीकेशंस बना रहे हो उसमें यूज़ होता है, ठीक है। काम वही है जो हम लोग रिएक्ट उसमें करते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। सब क्लासेस पहले से बनी बनाई है, बस आपको देखना डॉक्यूमेंटेशन और लगाते जाना है। ये इनके कंपोनेंट हैं। जैसे आपको वॉल्यूम मतलब एक ऑडियो प्लेयर चाहिए हो, जैसे टॉगलिंग वाले बटन चाहिए हो, कार्ड्स वगैरह, नोटिफिकेशन वगैरह,
थीम चेंजिंग वाले आपको चाहिए, तो ये सारे इनके बनी हुई हैं चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपको हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, ठीक है, तो 25 प्रोडक्ट के ऊपर कितना है ये पे करना है, और $99 पर मंथ का पे करो, सब कुछ ले लो हमसे। ठीक है, और $99 कम थोड़ी ना भाई, अगर आप यहाँ देखो तो सीधे सीधे 100 USD हो गए, तो इतना रुपये हर महीना पे करो। ठीक है, तो अगर तुमने पे नहीं किया किसी महीने, तो तुम्हारी पूरी वेबसाइट के स्टाइल चले जाएंगे। समझ गए ना? तो इसलिए लोग पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा टेल विंड को, लेकिन खर्चा वो कॉस्ट की वजह से छोड़ देते हैं। तो कुछ कंपनियां स्विच हो चुकी हैं टेल विंड में, लेकिन अभी भी 80% जो बूटस्ट्रैप ही चल रहा है। और वो नहीं है, जैसे वो W3 स्कूल, उसने भी एक फ्रेमवर्क लिखा हुआ है अपना W3 CSS के नाम से, और वो बूटस्ट्रैप का बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है, लेकिन उसको किसी ने पसंद नहीं किया। कहते हैं हटाओ, बहुत ही मिनिमलिस्टिक है, क्योंकि क्लाइंट को स्टाइल भी तो चाहिए ना, तो स्टाइलिंग और वो जो सारे इफेक्ट्स हैं वो हमें उसमें मिलते हैं जाके देखने के लिए बूटस्ट्रैप के अंदर। तो इसलिए W3 का जो CSS फ्रेमवर्क बना वो डिसकंटिन्यू हो गया है, यूज़ नहीं करता कोई इसको। और अगर आपको वेबसाइट को अल्ट्रा लाइट बनाना है, तो फिर मैंने आपको मटेरियल पढ़ाया था 2 क्लास का, उसका इस्तेमाल करो। तो बूटस्ट्रैप में JS इन्वॉल्व है, उसमें JS बिल्कुल ना के बराबर है, उससे सबसे फास्ट बनेगी। तो रिएक्ट में मटेरियल भी चलती है। ठीक है, तो अगर आप देखो ना, रिएक्ट मटेरियल सर्च करोगे, ये देखो, तो रिएक्ट का लिखा गया पूरा मटेरियल UI इसकी तरह से। तो यहाँ पर भी आप जाके सारी चीज़ें यूज़ कर पाओगे, सारी चीज़ें। चलो, इसका इंट्रोडक्शन ने काफ़ी देख लिया, अब इम्प्लीमेंटेशन की बात कर लेते हैं। तो ये समझ में आया, एक फ़ाइल हमने बनानी है, यहाँ से यहाँ आइए, ठीक है, तो mysas.sas के नाम से सेव करना है। ध्यान रखना एक्सटेंशन में A का इस्तेमाल नहीं होगा, C का इस्तेमाल होगा। ठीक है, वेरिएबल जो भी आप बनाना चाहो, चॉइस इज़ योर। ठीक है, हमने क्या रखा, माई कलर। तो जब आप वहाँ पर डिफाइन करते हो, ठीक है, तो वहाँ पर ध्यान रखना 2 टाइम हाइफन चलता है ना, रूट पर जो हम लोग लिखते हैं। और इसमें हमारा क्या चलेगा, $, बस कलर जो है वो $, पे बाइंड कर देना है आपने। ठीक है, इतना काम कर लोगे। इसके बाद जहाँ भी आपने लगाना है, सिंपल इंपोर्ट विद एक्सटेंशन, और आपका ये काम करेगा। अब देखो हमने क्या लिखा, डायरेक्ट H1 के लिए लिखा है, तो H1 पर डायरेक्टली इंप्लीमेंट होगा। मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पर क्या करूँगा, जो मेरा होम वाला कंपोनेंट है, हम उस पर आ जाते हैं, और यहाँ पर मैंने जो क्लास नेम की बाइंडिंग कर रखी, मैं इसको हटा देता हूँ। हटा दिया, बस यहाँ पर ला के इसको कॉल कराओ, और H1 पर देखते हैं क्या हमारा रेड कलर इफेक्टिव होता है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, NPM हो गया चेंज। ठीक है, क्या लिखा रहा है, H1 कलर रेड, जबकि कलर रेड जो है वो वेरिएबल से आया। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आपकी फाइल का नेम भी दिखा रहा है। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट चलाते हो ना, तो यहाँ देख रहे हो कुछ लिखा आता है जैसे इंडेक्स। ठीक है, ये देखो अलग CSS है, ये अलग CSS है, ये अलग CSS है, इस तरह से। तो ये अलग अलग फाइल्स का जिक्र है, ये देख रहे हो, ये जो चीज़ें। तो अगर आपको पूरे स्टाइल में हर जगह लिखा रहा है स्टाइल, यहाँ पर लिखा रहा है नेम स्टाइल
तो समझ जाओ कि पूरी वेबसाइट की कोडिंग एक ही फाइल से चल रही, स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर, ठीक है। तो जैसे हमारे प्रोजेक्ट में यहाँ पर हमें लिखा है हमारी फाइल का नेम, है ना, इस तरह से। तो इस आप जैसे इसको क्लिक करोगे आपको सीधे इसकी फाइल खुल जाएगी। देखो वेरिएबल ये रहा और ये हमारा कोड है इसके अंदर। तो क्या करना है, इंस्टॉल फाइल का नेम, ठीक है, कॉल कराओगे इसको, वेरिएबल बनाना डॉलर के साथ, इक्वल टू अपनी कलर की वैल्यू, फॉन्ट साइज जो भी रखना चाहो कुछ भी चला सकते हो उसके अंदर, बस बाइंडिंग इस तरह से करानी है और यहाँ पर आपका ये कॉल हो जाएगा और वर्क करेगा। अब मान लो कि आपने कोई यहाँ पर क्लास डिक्लेयर की है तो क्लास वैसे ही चलेगी डॉट क्लास के साथ। अगर आपने यहाँ पर फंक्शन कंपोनेंट नहीं बनाया, आपने बनाया क्लास कंपोनेंट, तो मेक श्योर करना क्लास नेम लिखना है। अगर फंक्शन में काम करे तो क्लास नेम लिखो, क्लास लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये जो कंपोनेंट है क्लास से बन रहा है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो ध्यान रखना क्लास नेम ही होना चाहिए, नहीं तो एरर कर जाएगा आपका कंपोनेंट तुरंत उस केस में। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, क्लास चलाओ बिंदास। इंटरव्यू में पूछते भी क्लास में और क्लास नेम फ़र्क क्या है, तो सीधे बताना है क्लास नेम तब यूज़ करना है जब बेसिकली क्लास कंपोनेंट का यूज़ हो रहा है। और क्लास कंपोनेंट जब से 18 इंट्रोड्यूस हुआ था उसके बाद से प्रैक्टिस में है ही नहीं, बंद नहीं हुआ लेकिन प्रैक्टिस में नहीं है, सिर्फ फंक्शन कंपोनेंट का यूज़र है। कोड कम हो जाता है इसके अंदर और कंपोनेंट की रफ्तार भी आपकी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ेगी इसके अंदर। तो ये चीज़ थी। नेक्स्ट हम देखेंगे मेमो। मेमो क्या होता है? So using memo will cause React to skip rendering a component if its props have not changed. So this can improve performance. अब जैसे हम कहते हैं रिएक्ट फास्ट के लिए यूज़ किया था, अब रिएक्ट में भी कई बार क्या होता है स्पीड स्लो हो जाती है, तो उसको फास्ट कैसे किया जाए, तो वहाँ पर ये एक आपका मेमो का ऑप्शन मिलता है आपको। ये प्री डिफाइन है, यूज़र डिफाइन नहीं है, ध्यान रखना। तो जैसे हम कोई टू डूज बना रहे हैं, द टू डूज कॉम्पोनेंट री-रेंडर इवन व्हेन द टू डूज हैव नॉट चेंज्ड। तो यहाँ पर एक हमारे पास अलग से कॉम्पोनेंट है बना हुआ, ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी आप उसकी वैल्यू में कोई भी इंक्रीमेंट करोगे तो वो थोड़ा स्लो अपडेट होता है। जैसे मैंने क्लिक किया, एक टाइम लगा, फिर अपडेट हुआ, एक टाइम लगा, फिर अपडेट हो रहा है। मैं चाहता हूँ इमीडिएट चेंज होना चाहिए, उसी के लिए हम लोग मेमो यानी कि मेमोराइज फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं। मेमो मीन्स मेमोराइज, ये याद रखते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको बंद कर दूँ, यहाँ आओ, अपने फोल्डर में चलते हैं, राइट क्लिक, रिवील इन द फाइल एक्सप्लोरर, सर्वर को ऑफ करेंगे और सोर्स के अंदर आएंगे, इंडेक्स फाइल को डिलीट, इंडेक्स डिफ़ॉल्ट को एक्टिवेट और फिर से उसकी कॉपी बना देंगे डिफ़ॉल्ट। कार वार की हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसको हटाओ यहाँ से, पेजेस की कोई नीड नहीं, इसको हटाइए यहाँ से, बस हमारा एकदम ब्रांड न्यू फिर से हमारा कंपोनेंट तैयार है। यहाँ लिखेंगे npm स्टार्ट, एंटर, इसको रूट से रिप्लेस कर देना, आ गया, ठीक है। चल, सो ये है हमारा नेक्स्ट टास्क मेमो। तो
मैमो का यूज़ हम लोग देखेंगे, यानी कि हमने इंडेक्स फाइल को इस कोड से अपडेट कराना है और टू डूज के अंदर ये कंपोनेंट रखना है। तो कंपोनेंट जब भी बनेगा तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि उसका फाइल नेम कैपिटल होना चाहिए। टू डूज ऐप को बंद कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, व्हेन यू क्लिक द इंक्रीमेंट बटन द टू डू कंपोनेंट री रेंडर, इफ द कंपोनेंट वाज कॉम्प्लेक्स इट कुड कॉज परफॉर्मेंस इशू। सो जैसे कि इसको ज़रा रन करिए वेब ब्राउज़र में, उसका आउटपुट चेक करो। थोड़ा सा गैप मेंटेन कर लो, बिल्कुल टच हो रहा है एच टू एच। तो यहाँ से इसको नेम दे दो div क्लास कंटेनर। ठीक है, तो बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे हम लोग क्लिक करें 1 2 3, ठीक है, तो ऊपर भी हमारे ना ये बढ़ने चाहिए चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इंक्रीमेंट कराने के लिए क्या करा, सबसे पहली चीज़ यूज स्टेट हुक का इसमें इस्तेमाल हुआ है। हुक अभी हमने डिस्कस नहीं किया, तो इसको अभी आपका नेक्स्ट क्लास जब होगा तो हुक से स्टार्ट होंगे आपके। तो ध्यान रखना कि जो भी आप हुक बनाते हो, जैसे यूज स्टेट इज़ अ प्री डिफाइंड हुक। ये काम करते पहले हुक ही बता देता हूँ तो तुम्हें ज़्यादा आसानी होगी इसको समझने में। सबसे पहले हुक को समझो, हुक है क्या चीज़। तो हुक को बेसिकली लेकर आएगा जब हमारे फंक्शन कंपोनेंट बनने स्टार्ट हुए इसके अंदर। ठीक है, तो हुक्स were added to React in version 16.8 and hooks allow function component to have access to state and other React features. Because of this, class component are generally no longer needed. यानी कि hooks की वजह से ही class component का रोल खत्म होते चला गया। बट अगेन जैसे कि हुक्स के आने के बाद में क्लास डिसकंटिन्यू हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, क्लास स्टिल अवेलेबल है। ठीक है, बात करते हैं क्या है हुक। तो हुक अलाउ अस टू हुक इनटू रिएक्ट फीचर्स सच एज स्टेट एंड लाइफ साइकिल मेथड। क्या होती हैं चीज़ें समझो ज़रा यहाँ पर। सो हमने यहाँ पर एक हुक बनाया है यूज स्टेट के नाम से, जो कि प्री डिफाइन है, इसको इंस्टॉल नहीं करना है, जब आप रिएक्ट डालोगे तो ऑटोमेटिकली साथ में आएगा। आपने क्या करा, एक फंक्शन बनाया जैसे कि फेवरेट कलर के नाम से, और उसमें आपने एक अपना डिफाइन किया कांस्टेंट कलर और सेट कलर, और यूज स्टेट में क्या डाल दिया, डिफ़ॉल्ट रेड। चाहो तो हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पहले से रखना है। पहले से रखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उस कलर से वेलकम करेगा। तो यानी कि अब क्या होगा कि जब मैं कलर को यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा, रेड, है ना, माय फेवरेट कलर इज रेड। अब हमने कुछ ट्रिगर बनाए यहाँ पर। ठीक है, ट्रिगर क्या है, अभी ऑन क्लिक पर जो मेरा कलर है रेड, उसको सेट कलर की हेल्प से बदल दो। ठीक है, तो यानी कि जो मेरा कलर यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट रेड है, मैं उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह की जो अपडेशन वाली चीज़ें आफ्टर क्रिएशन योर कंपोनेंट, वो हुक से पॉसिबल होती हैं। ठीक है, तो यानी कि अब जब हम लोग इसको रन करेंगे, कॉपी और मैं इस इंडेक्स की कॉपी बना देता हूँ, इंडेक्स अंडरस्कोर मैमो, और इसको आप बंद कर दीजिए, और इसको हम लोग वापस से इंडेक्स कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग हुक को लाके कॉल कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ आते हैं अपने प्रोजेक्ट में। अब जैसे यहाँ देखो, हमारा फेवरेट कलर बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहा है, रेड। क्यों, क्योंकि भाई हमने यहाँ पर रेड डिफाइन किया हुआ है। अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, कंट्रोल एस कर दें इसको, तो क्या हो गया, ब्लैंक हो गया ना। लेकिन अगर आप ब्लू पर क्लिक करोगे तो ब्लू अपडेट हो रहा है।
अब ये ब्लू ऐड हो गया, लेकिन हो क्या रहा है, वो कलर जो हमने यहाँ पर अपना डिफाइन किया था वेरिएबल, उसके अंदर चेंज हो रहा है ना। बट अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ जैसे कि रेड डिफ़ॉल्ट के लिए, अब ये रेड को रिप्लेस करते हुए दिखाई देगा, क्योंकि रेड की जो वैल्यू है वो हुक से हम लोग चेंज कर पाए। तो हुक का काम क्या है, किसी भी प्री डिफाइन चीज़ को अपडेट करना। जैसे आपने HTML CSS के बटन बना लिया है ना, अब बटन बन गया, लेकिन एंड यूजर्स को नहीं बदल सकता, क्योंकि आपने जैसा बनाया वही आउटपुट आएगा। तो हम वहाँ पर डोम को मैनिपुलेट करने के लिए क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट लगाते हैं कि भाई ऑन क्लिक पे कुछ होना चाहिए, जैसे बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए या बटन के ऊपर ही चेंज हो जाए कोई डेटा, है ना। तो वही सेम काम हम लोग रिएक्ट के अंदर क्या करते हैं, हुक से कराते हैं कि भाई अगर कोई चीज़ ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है, चाहे वो टेक्स्ट अपडेट हो रहा है या अगर आप चाहोगे कलर चेंज कर रहे हैं, तो वो आप हुक से इसको अपडेट करा सकते हो वैल्यू को। ये हुआ बिल्कुल बेसिक यूज़, ठीक है। और आगे समझते हैं ज़रा। सो यू मस्ट इम्पोर्ट हुक्स फ्रॉम रिएक्ट, यानी कि आपको जैसे लगता है इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, तो आप उसी में यूज स्टेट को कॉल करा लोगे, यानी कि कॉमा लगाओगे यूज स्टेट, या फिर आप डायरेक्ट लाइन लिख सकते हो एक नई इम्पोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। बात एक ही है। अब 2 लाइनें पढ़ी जाएंगी, अभी एक लाइन पढ़ी जाएगी। हुक्स बहुत सारे हैं, आप कॉमा लगा लगा के सारे हुक्स को एक ही लाइन में कॉल करा सकते हो जितने आपको रिक्वायर्ड हो, ठीक है। तो फिलहाल ये है अपना यूज स्टेट। अब जैसे हेयर वी आर यूजिंग द यूज स्टेट हुक टू कीप ट्रैक ऑफ द एप्लीकेशन स्टेट, यानी कि इसको ये पता है कि भाई डिफ़ॉल्ट मेरा क्या था कलर, जब ब्लू किया तो एप्लीकेशन को हमारा ब्लू कलर का पता है, आप ग्रीन करोगे तो उसको पता कि प्रीवियस वैल्यू जो थी वो ब्लू थी। तो यानी कि स्टेट हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और उसको हम लोग अपडेट कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। सो इफ़ दिस, ये नहीं, इफ़ यहाँ पर आ जाओ। So state generally refers to application data or properties that need to be tracked. तो प्रॉपर्टी जो हम लोग अभी रेड को ग्रीन, ग्रीन को येलो, जो हम लोग चेंज करा रहे हैं। अब हुक्स के रूल हैं। देयर आर 3 रूल्स फॉर हुक्स। हुक्स कैन ओनली बी कॉल्ड इनसाइड रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट, यानी कि जब हम लोग डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो फंक्शन के अंदर ही बनेगा, ठीक है, पहला चीज़। नेक्स्ट, हुक्स कैन बी कॉल्ड एट द टॉप लेवल ऑफ अ कंपोनेंट, यानी कि जब तुमने कोई फंक्शन कंपोनेंट बनाया तो इमीडिएट बाद में इसकी हुक की कोडिंग आएगी, ठीक है। उसके बाद हुक कैन नॉट बी कंडीशनल, इसमें इफ एल्स नहीं चलता, ठीक है। सो हुक्स विल नॉट वर्क इन रिएक्ट क्लास कंपोनेंट, क्योंकि ये फंक्शन कंपोनेंट के लिए बना था, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना कि क्लास में ये काम नहीं करता। बात करते हैं कस्टम हुक की। If you have stateful logic that needs to be reused in several components, you can build your own custom hook. तो जब कस्टम हुक का टॉपिक आएगा तब हम लोग बात करेंगे उसकी। तो ये तो हमें हुक का प्रिंसिपल क्लियर हो गया। अब स्टेट को ज़रा और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि जो अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं मेमो, उसके लिए स्टेट क्लियर होना ज़रूरी है। तो चलिए, यूज़ स्टेट हुक। The React use state hook allow us to track state in a function component. State generally refers to data or properties that need to be tracking in an application. तो पहला स्टेप इंपोर्ट कराते हैं यूज स्टेट को। टू यूज द स्टेट हुक वी फर्स्ट नीड टू इंपोर्ट इट इनटू आवर कंपोनेंट। एट द टॉप ऑफ योर कंपोनेंट इंपोर्ट द यूज स्टेट हुक, इस तरह से। अब यूज स्टेट यहाँ पर हमने जो इस तरह से लिखा है, अगर इंडेक्स पेज में ला रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट रिएक्ट कोमा यूज स्टेट। अगर किसी कंपोनेंट के अंदर कॉल करा रहे हो तो इंपोर्ट रिएक्ट जो होता है वो सिर्फ इंडेक्स पर होता है। क्लास की अगर बात आती है तो इंपोर्ट रिएक्ट सब में आता है। अगर फंक्शन कंपोनेंट की बात आएगी तो इंपोर्ट रिएक्ट सिर्फ इंडेक्स पर होगा और किसी पर नहीं होगा, ध्यान रखना। तो अगर मैं किसी कंपोनेंट में कॉल कर रहा हूँ तो विदाउट कॉमा, यानी कि सीधे यूज स्टेट। और अगर मैं इंडेक्स फाइल में कॉल कर रहा हूँ तो इंपोर्ट रिएक्ट कॉमा यूज स्टेट। ये ध्यान रखना, कन्फ्यूज़न होता है इस पर बहुत ज़्यादा। यानी कि अगर हम लोग यहाँ बना रहे हैं तो देखो ये इंडेक्स पेज है तो इस तरह से चलेगा। अगर मैं कोई पेज बना रहा हूँ, कोई कंपोनेंट बना के डाल रहा हूँ तो यहाँ पर रिएक्ट नहीं होगा, ठीक है, नहीं तो कोड क्लैश कर जाएगा पूरा, क्योंकि ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है।
Notice that we are destructuring use state from React as it is a named export. ठीक है, तो नेक्स्ट है इनिशलाइज. इनिशलाइज जब करने जाओगे तो इसमें जो भी वेरिएबल बनते हैं वो टोटली यूजर डिफाइन है, कुछ भी रख सकते हो. सो यूज स्टेट एक्सेप्ट एन इनिशियल स्टेट एंड रिटर्न टू वैल्यूज, जैसे कि द करंट स्टेट, अ फंक्शन दैट अपडेट्स द स्टेट. सो जैसे हम लोग यहाँ बना रहे हैं फेवरेट कलर, जिसमें हमने रखा है कलर और सेट कलर. तो ध्यान रखना जो लिखोगे यहाँ पर उसी के आगे कैमल केस चलेगा. फिर सेट, अगर मैंने लिखा यहाँ पर प्रॉपर्टी तो सेट प्रॉपर्टी, आपने लिखा सेट वैल्यू, सॉरी वैल्यू तो सेट वैल्यू हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या है, इस बार कोई डेटा नहीं है, डबल कोड ब्लैंक. ठीक है, तो इस तरह से आपको डेटा देना है इनको. So notice that again we are destructuring the return value from use state. The first value color is our current state, जो कि हम लोग प्रीवियस एग्जांपल में देख रहे थे कि डिफॉल्ट हमारा कलर क्या रहा था, रेड, है ना, ये हो गया करंट स्टेट. एंड द सेकंड वैल्यू सेट कलर इज द फंक्शन दैट इज यूज टू अपडेट आवर स्टेट, यानी कि जो हम लोग यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं. तो ये क्लियर हो गया. तो पहला वाला क्या है, करंट स्टेट. दूसरा वाला क्या है, सेकंड वैल्यू, जो हमारा स्टेट को अपडेट करता है, जो हमारी करंट स्टेट है उसको. सो दीज नेम्स आर वेरिएबल्स दैट कैन बी नेम्ड एनीथिंग यू वुड लाइक, मतलब जो समझ में आएगा, कुछ संता वंता रोइंग ऑन सो ऑन. बट अगेन मीनिंगफुल रखोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे. फिर कलर की बात हो रही तो कलर का बनाया हमने, अगर किसी बीजी की बात हो तो बीजी के नाम से बनाया हमने एग्जाम्पल. लास्टली वी सेट द इनिशियल स्टेट टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी कि अगर आप चाहते हो कि करंट स्टेट में कुछ हो तो इन्वर्टेड कोट में डालो, कुछ ना हो तो खाली छोड़ दो इन्वर्टेड कोट लगा के. ठीक है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी इसमें करके दिखाया था, है ना. नेक्स्ट बात करते हैं स्टेट को रीड करने की. तो जहाँ भी आप स्टेट को रीड करा तो एक्सप्रेशन में स्टेट का नेम डालोगे. तो करंट स्टेट क्या है, कलर. तो हमने क्या लिखा एक्सप्रेशन में, तो अभी हमारी डिफ़ॉल्ट स्टेट क्या है, करंट, तो रेड ही आएगी यहाँ पर. ठीक है, सो सॉरी यहाँ से देखेंगे, वी कैन नाउ इंक्लूड आर स्टेट एनीवेयर इन आर कॉम्पोनेंट. सो यूज द स्टेट वेरिएबल इन दी रेंडर्ड कॉम्पोनेंट. सो ये कॉम्पोनेंट जो फेवरेट कलर हमारा रेंडर हो रहा है नीचे, इसमें हमने स्टेट को यहाँ पर बाइंड किया, करंट स्टेट को. करंट स्टेट की वैल्यू है रेड. अब जब भी आप इस तरह से प्रोग्राम चलाओगे, एक येलो कलर की वार्निंग देगा आपको. वो क्या कहेगा कि भाई कलर, सेट कलर जो आपने डिफाइन किया, सेट कलर बनाया तो लेकिन इस्तेमाल नहीं किया कहीं पर, तो ज़रूरत नहीं है तो छोड़ सकते हो. लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आप डिक्लेयर ना करो, नहीं तो पूरे कोड में एरर बन जाएगा. जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ से इसको कर लेते हैं कॉपी, और मैं इस प्रोग्राम में इसको यहाँ डाल देता हूँ. क्या लिखा आ रहा है, नो अनयूज्ड वेरिएबल्स, है ना. क्या लिखा है, हेडिंग मस्ट हैव कंटेंट एंड द कंटेंट मस्ट बी एक्सेसिबल बाय अ स्क्रीन रीडर. ठीक है, अब ये सेट कलर है हमारा, क्या लिखा रहा है, लाइन नंबर 419 पर हमें दिखा रहा है कि भाई इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड, है ना. असाइन तो हुआ लेकिन यूज़ नहीं हुआ कहीं पर. यूज़ कैसे होगा, जैसे ऑटोमेटिक अपडेट हो गया 2 सेकेंड के बाद में, जो हमने कॉम्पोनेंट डिड माउंट वगैरह सीखा था, कॉम्पोनेंट डिड अपडेट सीखा था, कॉम्पोनेंट शुड अपडेट सीखा था, कर चुके हैं ना पहले सारी चीज़ें जब हम लोग उसमें काम करते क्लास वाले उस वाली प्रॉपर्टी के ऊपर. तो यहाँ पर आप ये जो देख रहे हो सेट कलर, अगर ये वार्निंग आ रही है येलो कलर में, अवॉइड करो. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आउटपुट आपका आएगा. चेक करेंगे हमारा कलर रेड है, मैं इसको फ़िलहाल येलो कर देता हूँ ताकि हमें पता चले. और ये लीजिए, यहाँ पर अभी हमें येलो रिटर्न आना चाहिए. सही चल रहा है ना. बट आप इसको ये ना करें, ठीक है, इस तरह से नहीं करना है इसको. ऐसे अगर हम लोग इसको भेज देते हैं तो ये क्या करता है, वार्निंग बना देता है हमारे लिए. अभी वार्निंग क्या है कि भाई आपका सब कुछ तो यहाँ सही चला है लेकिन आउटपुट इसका ब्लैंक हो जाएगा. तो ये जो दूसरा वाला है आपका, ये क्या है, आपका रिक्वायर्ड पार्ट है, यानी कि ब्लैंक नहीं छोड़ा जाएगा, इस चीज़ को रखना है साथ में. इसके बाद इधर आ जाओ, अब करते हैं बात अपडेट करने की. भाई कलर की जो हमने करंट स्टेट रखी है वो क्या है, रेड. तो कलर का एग्जांपल के लिए क्या हो गया, रेड इस तरह से आ गया. तो कलर डायरेक्ट ऐसे नहीं चलेगा, आपको उसको इस तरह से डिफाइन करना पड़ेगा, है ना.
अब अपडेट जब करने जाओगे तो आप क्या लिखोगे, भाई एक हमने ट्रिगर बनाया ऑन क्लिक, जिस पर हमने लिखा हमारा जो फंक्शन है सेट कलर जो इधर यहाँ पर अवेलेबल है उसकी वैल्यू को ब्लू से रिप्लेस करो। अब आपका जो करंट स्टेट है वो अपडेट होगा। तो यूज स्टेट हुक का काम होता है करंट स्टेट को मैनिपुलेट कराने का। अब देखो सेट कलर वाला, अब यहाँ से देखो एरर चला जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद अब जब आप यहाँ से इसको चेक करोगे, रेड जो है अब ब्लू करने पर ब्लू से रिप्लेस होगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा स्टेट अपडेट। तो यूज स्टेट में पहला हो गया करंट स्टेट, जिसको आप डेटा दे भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बाइंडिंग इज मैंडेटरी, क्योंकि अगर बाइंड होगी करंट स्टेट तभी सेट कलर वाली स्टेट जो है उसको अपडेट करेगी, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा आपका। अब स्टेट क्या क्या होल्ड कर सकता है, व्हाट कैन स्टेट होल्ड। द यूज स्टेट हुक कैन बी यूज टू कीप ट्रैक ऑफ स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट्स एंड एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, ठीक है। अभी कॉम्बिनेशन का क्या मतलब हुआ, अब जो एरे होता है वो न्यूमेरिक डेटा भी कंटेन करता है और टेक्स्ट स्ट्रिंग डेटा भी कंटेन करता है। ऑब्जेक्ट जो होता है आपका, जैसे पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। लेकिन एज या फ़ोन नंबर जो होगा वो क्या होगा, नंबर होगा, है ना। तो ये भी हो सकता है। या अगर हम कोई बुलियन वैल्यू बना रहे हैं जिसमें कोई चीज़ है ट्रू या फॉल्स, तो वो आपका पार्ट हो गया। तो स्टेट हर चीज़ का रिकॉर्ड रखता है अपने पास, क्या लिखा रहा है, कीप ट्रैक ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो जब हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ा या PHP पढ़ा तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव्स क्या होते हैं, ठीक है, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है ना। तो ये आपके प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, यानी कि अगर स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अगर ये चीज़ें हमारी क्लियर ना हो और या ये चीज़ हटा दी जाए तो आप कोई भी प्रोग्राम लिख ही नहीं सकते हो। भाई किसी वेरिएबल में अगर कोई वैल्यू स्टोर कराओगे तो वो क्या होगा, या तो नंबर फॉर्म में होगा या बुलियन फॉर्म में होगा या स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। तो इनके टाइप डिफाइंड है। लेकिन एरे क्या होता है, इनको हम लोग नॉन प्रिमिटिव क्यों बोलते हैं, क्यों ये दोनों तरह के डेटा को अपने अंदर एक्सेप्ट करके डेटा में प्रोसेस कर देते हैं। तो वी कुड क्रिएट मल्टीपल स्टेट हुक्स टू ट्रैक इंडिविजुअल वैल्यू। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखो इंडेक्स फाइल में यहाँ पर यूज स्टेट को कॉल करा रहे हैं, हमने लिखा है यहाँ पर देखो मल्टीपल, जैसे कि ब्रांड सेट ब्रांड, मॉडल सेट मॉडल, ईयर सेट ईयर, कलर सेट कलर। सबको हमने डिफ़ॉल्ट डेटा दे दिया, फोर्ड मस्टैंग 1964 रेड। तो क्या होगा, माई ब्रांड, ब्रांड पर आपने क्या लिखा, फोर्ड, ठीक है, माई फोर्ड इट इज़ अ रेड, ठीक है, मॉडल है मस्टैंग फ्रॉम 1964। ये इसका आउटपुट आपको रिसीव होगा। इसमें जाइए कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, जितने भी सेट वाले थे सबका यहाँ पर वार्निंग बना रहे हैं, सबकी वार्निंग आ गई, सेट ब्रांड, सेट मॉडल, सेट ईयर, सेट कलर। ये यूज़ नहीं हुए, असाइन तो हुए बट यूज़ नहीं हुए। इसी को हम और बेहतर क्या लिख सकते हैं, इसका एक ऑब्जेक्ट बना देंगे सारी चीज़ों का, और हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखो हम कह रहे भाई कार की तो बात कर रहे हो ना, तो ये अलग अलग क्या बता रहे हो। हम कहते हैं भाई कार की जो बात है वो कार में कहो, भाई कार का ब्रांड होता है, कार का ही मॉडल है, कार का ईयर है, कार का ही कलर है। तो क्या हुआ, एक ही हुक में हमने सबको हैंडल कर लिया, है ना। ब्रांड, मॉडल, ईयर, कलर और सारी चीज़ें देखो काम करेंगी। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या हुआ, यहाँ पर ब्रांड डायरेक्ट डिक्लेयर था तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हुआ, बट अगर आपने कार के अंदर डाल दिया ब्रांड को, मॉडल को, ईयर को, कलर को, आपको लिखना पड़ेगा कार डॉट ब्रांड, कार डॉट कलर, कार डॉट मॉडल और कार डॉट ईयर। लेकिन मेरा कोड जो है वो पहले से अच्छे स्ट्रक्चर में आ गया, इसको वेल स्ट्रक्चर कोड बोलते हैं। सिंगल हुक में सारा वही काम हो रहा है जो आप अलग अलग हुक में कहने की बात कर रहे हो। सेम आउटपुट, ठीक है। तो अलग हुक क्यों बनाते हैं, जब अलग कंपोनेंट की अलग टॉपिक की बात हो रही हो। अगर हम सिर्फ कार के बारे में बात करें तो एक में ही आप सारा काम कर सकते हो, लेकिन हमने क्या करा, इस बार हुक के अंदर इन्वर्टेड कोऑर्डिनेट लगा के ऑब्जेक्ट बनाया, करली ब्रेसेस लगा के, ध्यान दिया।
है ना। तो यानी कि अगर इसको हम लोग ऐसे देखें, ये चीज़ है, यही तो ऑब्जेक्ट बनाना सीख के आए हो आप लोग पहले। तो वेरिएबल क्या है, कार है, कार के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो देखो क्या बता रहा है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, इस तरह से सारा डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। अब मैं अगर इसको यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, अब क्या बताएगा, देखो नंबर आ गया स्ट्रिंग। तो मतलब समझ पा रहे हैं कि डेटा का टाइप क्या है, इस तरह से। तो since we are now tracking a single object, we need to reference that object and then the property of that object when rendering the component। जैसे कि ब्रांड लेना है तो कार डॉट ब्रांड, मॉडल लेना है तो कार डॉट मॉडल, इस तरह से लिखना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मुझे उसको अपडेट करना पड़े, सेट तो हो गया, अपडेट कैसे करोगे, तो यहाँ पर क्या, अपडेटिंग ऑब्जेक्ट एन एरे इन स्टेट। सो व्हेन स्टेट इज अपडेटेड the entire state get overwritten। so what if we only want to update the color of our car। मैं तीन चीज़ों को नहीं छेड़ना चाह रहा, सिर्फ मुझे कलर बदलना है भाई, कलर जो है रेड की जगह ब्लू चाहिए। सो इफ वी ओनली कॉल्ड सेट कलर, ठीक है, कलर वैल्यू, दिस वुड रिमूव द ब्रांड मॉडल एंड ईयर फ्रॉम आवर स्टेट। सो वी कैन यूज द जावास्क्रिप्ट स्प्रेड ऑपरेटर टू हेल्प अस। स्प्रेड ऑपरेटर जो ट्रिपल डॉट्स हम लोग बनाते हैं, है ना। तो देखो भाई क्या बातचीत हो रही है यहाँ पर, ये आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना, जिसके अंदर कार की सारी बातें हैं। अब हमने बोला एक फंक्शन बनाया अपडेट कलर, हमने यहाँ पर क्या लिखा, एक नाम प्रीवियस स्टेट, ठीक है, और प्रीवियस स्टेट को हमने ऐसे छोड़ दिया भाई, जितना भी डेटा वो सब इसमें आ गया स्टेट में। हमने इससे बोला कलर जो है वो रेड की जगह ना गलती से हो गया, कैंडी रेड करना था एग्जाम्पल। तो हमने यहाँ पर कैंडी रेड बनाया और हमने यहाँ पर इसको जाके बोला अपडेट करो कलर को। तो बाकी डेटा वही रहेगा, सिर्फ आपका उतना पार्ट चेंज हो जाएगा। चलाइए इसको, ऐसा तो ये सब चेंज हो गया। अगर स्प्रेड ऑपरेटर नहीं लगाया तो तुम्हारा सारा डेटा चला जाएगा जो ये वाला है, और कैंडी रेड आ जाएगा खाली। तो हमें नया भी लेकर आना है और पुराने को भी रखना है, ठीक है। तो इस तरह से अपने काम करना है। सो बिकॉज वी नीड द करंट वैल्यू ऑफ स्टेट, वी पास अ फंक्शन इनटू आवर सेट कार फंक्शन। दिस फंक्शन रिसीव्स द प्रीवियस वैल्यू, वी देन रिटर्न एन ऑब्जेक्ट स्प्रेडिंग द प्रीवियस स्टेट एंड ओवरराइटिंग ओनली द कलर वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से आपका स्टेट जो होता है वो काम करता है। तो स्टेट क्लियर है, यानी कि जो जावास्क्रिप्ट में हम लोग कोई फंक्शन बना के देते थे वही है स्टेट, ठीक है, बस नाम बदल गया, काम वही है। तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में मैमो को समझाऊंगा, क्योंकि अभी टाइम एक्सीड हो गया आपका, तो मैमो तब समझेंगे डिटेल में, ठीक है। तो मेमोराइज फंक्शन सीखने से आपका क्या होगा कि जो हम लोग छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं कि रिएक्ट यूज़ करने वाली एप्लीकेशन हैवी हो रही है, उसकी स्पीड आप बढ़ा पाओगे, ठीक है।